यहाँ पर तो कोई बाहर से बल नहीं दिख रहा है, तब भी हम या तो दाएं झुक जा रहे हैं या फिर आए लुढ़क जा रहे हैं या पीछे ढनक जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ फिक्शियस फोर्स। तो वो जो छद्म बल की उपस्थिति है एक्सेलरेशन की वजह से आती है, वो हमको न्यूटन के इनर्शिया के लॉ को पालन होने से रोकती है। तो क्या वेलोसिटी, अभी हमने क्या कहा है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो तो क्या इस केस में आप इन नंबर को देख के बता सकते हो कि वेलोसिटी वेरी कर रही कि नहीं? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा जो आपको मालूम होना चाहिए, होगा भी। रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो परिवार में सदस्य हैं। एक सदस्य का नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम पहले हेडिंग लिखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ, हम पहले नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। तो जैसा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आपने सुना कि वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, वो उसका पालन होता है, उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लिखेंगे कैसे, इसको लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो आप लिखेंगे एन इनर्शियल frame of reference, an inertial frame of reference is one, वो होता है in which Newton's law of motion, Newton's law of motion, या आप कह लें और law of inertia, Newton's law of motion और law of inertia hold true, मतलब जिसमें न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया जो है सत्य रूप से साबित होता है, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो आप कह सकते हो सो इन inertial frame if body, इसको मैं अलग कलर से लिख दूं, if body, if body is not acted upon, if body is not acted upon by any external force, if body is not acted upon by any, if body is not acted upon by any external force, it moves with यूनिफॉर्म। बॉडी कैसे क्या होगा, इफ बॉडी इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रिमेन एट रेस्ट, और रिमेन्स एट रेस्ट। तो यहाँ पे वही बात है जो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात होती है। लॉ ऑफ इनर्शिया में कहा जाता है कि अगर किसी बॉडी पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है, इफ बॉडी इज नॉट एक्टेड अपॉन बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म, वो गति करती रहेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या रेस्ट में बनी रहेगी। अगर वो रेस्ट में थी शुरू से तो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर वो एक सतत गति कर रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर रही थी, कंटिन्यूअसली मूव कर रही थी, तो कंटिन्यूअसली
मूव करती रहेगी, यही लॉ ऑफ इनर्शिया है। और ये बात जहां भी सत्य साबित होती है, हम हर उस जगह को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे इस समय हमारा कमरा, दिस कमरा इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, यू आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहाँ नहीं होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हम लोग बात करेंगे आगे, अभी पहुंचेंगे वहां पर। तो एक खास, अब ये ऐसा होगा कब ऐसा होगा, कोई जगह जहां न्यूटन्स का लॉ फॉलो होगा, जहां पर इसको हम इनर्शियल कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि हर वो जगह जिसकी गति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अगर रुका हुआ है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 है, या वो वस्तु या वो व्यक्ति किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है सीधी रेखा में। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई जगह रुकी हुई है, स्टेशनरी है, या एक सीधी रेखा में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रही है, तो हम ऐसी जगहों को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, क्योंकि ये ऐसी जगहें लॉ ऑफ इनर्शिया को पूरी तरह से फॉलो कर रही होंगी। ठीक है, तो क्या परिभाषा में निकल के आया, एवरी प्लेस, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, अ फ्रेम, कोई फ्रेम या कोई जगह ही बात कर रहे हैं, अ फ्रेम एट रेस्ट, एक फ्रेम जो रुका हुआ है, यानी कि ब्रैकेट में लिख दोगे वेलोसिटी 0 है, अ फ्रेम एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि v की वैल्यू कांस्टेंट हो। अ फ्रेम एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट velocity in straight path, moving with constant velocity in straight path is said to be, उसको कहा जाएगा, is said to be inertial frame of, is said to be inertial frame of reference। ठीक है, अब देखो ये चीज तो आप जानते हो, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt, सब लोग जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब अगर v की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। लेकिन अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है तो भी एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अगर आप ये कह रहे हो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होते हैं जिनमें वेलोसिटी या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, इसका मतलब है आप ये भी कहना चाह रहे हो कि हर वो फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन 0 हो। अब वो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है जो कि वेलोसिटी 0 है, या एक्सेलरेशन 0 हो सकता है जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो किन्हीं भी कारणों से अगर वेलोसिटी चाहे 0 हो चाहे कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन 0 आता है तो इसका मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक और तरीके से कहा जाता है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे लिखें, सिंस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। So, for inertial frame of reference, the acceleration is always 0. This means the inertial, the inertial frame of reference are non-accelerating frames, यानी कि a की वैल्यू 0 होती है। तो जो कि एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इसका मतलब है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0, और इसका मतलब है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की परिभाषा यहाँ पर बना ली। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है,
एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हो कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर रुका हुआ है, तो जो व्यक्ति है वो क्या है, वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म का मतलब हमेशा रेलवे प्लेटफॉर्म ही नहीं होता है। जैसे हम यहाँ इसमें प्लेटफॉर्म पे तो खड़े हैं, एक जमीन है, फर्श इसके ऊपर खड़े हैं। सो अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इज एन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा है एक मान ले कार है, अ प्लेन मान लो, अ प्लेन मूविंग ऑन straight path with constant velocity is an inertial frame of reference। अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बार बार डाउट हो रहा हो, थोड़ा सा इस पर शक जा रहा हो कि भाई मैं बार बार ये स्ट्रेट क्यों कह रहा हूँ, स्ट्रेट मैंने यहाँ भी वर्ड की यूज किया था, मैंने स्ट्रेट यहाँ भी यूज किया था। भाई कार हमेशा थोड़ी सीधा चलती है, तो मुड़ती है दाएं बाएं, मोड़ आ गया तो क्या करोगे, भिड़ा दोगे, मुड़ोगे ही। तो मुड़ने में कुछ खतरा है क्या? कार मुड़ जाएगी तो क्या परिभाषा बदल जाएगी? क्या कार के मुड़ने से वो कार इनर्शियल फ्रेम नहीं रह जाएगी? अगर रह जाएगी तो फिर सीधा कहना चाहिए अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाई आई एम सेइंग डेलिबरेटली कि इट मस्ट बी इन द स्ट्रेट लाइन, अ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे लिखा था फ्रेम एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट पाथ इज सेड टू बी। व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ दिस स्ट्रेट पाथ? क्योंकि इसी स्ट्रेट पाथ की डेफिनेशन और इसकी स्ट्रेट पाथ की फिनोमेना के साथ ही नॉन इनर्शियल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन छुपी हुई है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम यहीं पर समझेंगे। तो चलें, ये तो मेरे ख्याल से मोटे मोटे तौर पर चीज़ें आपको समझ में आ ही गई होंगी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड से डेफिनेशन है, और अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है या कहीं पर भी कुछ डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन ऑन दिस चैनल। आप कमेंट में अपनी बातें कह दीजिए, आप कमेंट उठा के देख लीजिए मेरे पिछले सभी वीडियो के जो मैंने बनाए हैं, करीब 700 वीडियो हो चुके हैं। ऐसा दावा मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% का मुझे विश्वास है कि 90% अब तक पिछले 5 सालों में 90% मेरे दर्शकों ने जो भी मुझे कमेंट किए, मैंने उन सब का जवाब दिया है। आपने अप्रिसिएशन किया तो उसका भी मैंने हार्ट से, इमोजी से या कैसे जवाब दिया है। आपने सवाल पूछा तो मैंने कोशिश की है उसका जवाब देने की जितनी मेरी नॉलेज है। आपने निंदा भी की, आपने आलोचना भी की, तो उसको भी मैंने स्वीकार किया है कि हाँ भाई हो सकता है। ऐसे किसी ने कहा था कि तुम तो आइंस्टीन की चचा बन रहे हो, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बड़ा भाग्य मेरा कहाँ है कि मैं आइंस्टीन की उस महान दिमाग का 0.0000% भी अगर मेरे पास होता, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं आइंस्टीन को मिमिक कर रहा हूँ या मैं आइंस्टीन का चचा बनना, मतलब एक तरह से थोड़ा कड़े शब्दों में ये कहना होता है कि आप आइंस्टीन से ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हैं, तो फिर तो आज मैं यहाँ ना होता। ठीक है, आज मैं या तो हार्वर्ड में होता या कैम्ब्रिज में होता या MIT में होता, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे वहाँ जो लोग हैं वो हैं उस ऑर्डर के। जैसे स्टीफन हॉकिंग वॉज समवन जो कि थे उस स्तर के, मतलब आइंस्टीन के स्तर के वैज्ञानिक माने जा सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से स्टीफन हॉकिंग, रॉजर पेनरोज, हमारे ECG सुदर्शन,
भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं क्वांटम ऑप्टिक्स के, तो चाहे ECG सुदर्शन हो, चाहे स्टीफन हॉकिंग रहे हों, चाहे आपके रोजर पेनरोज हैं, अभी जीवित हैं, हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है, या जॉन बेल हैं जो अब तो नहीं है दुनिया में। ये सब कुछ नाम हैं जिनको मैं अपना एक रोल मॉडल जैसा मानता हूँ। ऐसे चरित्र हैं जिनको मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, जिनके काम को पढ़ना अच्छा लगता है, उनके रिसर्च पेपर को अप्रिशिएट करना पसंद करता हूँ, मैं उनको पसंद करता हूँ। तो वो है, उनको माना जा सकता है कि वो आइंस्टीन के 10%, 20% या 25% बुद्धिमत्ता के व्यक्ति थे। हम कहाँ इतनी बड़ी शख्सियत में कहाँ हमारा उसमें रोल, और किसी ने मुझे अगर वो चचा कह भी दिया तो ये किसी भी लिहाज से एक बुराई नहीं है, ये तो एक अप्रिशिएशन है। अगला टॉपिक हमारे पास है, अगला एग्जाम्पल है, अगली डेफिनेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मतलब बात छूट गई, कहना ये चाह रहा था मैं कि अगर आपके कमेंट हो तो आप निसंकोच होकर के मुझसे करिएगा। अगर मुझे आता होगा वो जवाब तो मैं ज़रूर आपको उसी कमेंट में बता दूंगा। नहीं तो मैंने तो कई बार वीडियो भी बनाए हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट में कहा कि सर इस तरह कुछ वीडियो बना दीजिए, या ऐसा होता है क्या। तो मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा सा समझाने वाली बात है, तो एक वीडियो भी बनाया जा सकता है, तो वो भी मैंने समय दे करके बनाया है। आते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात। देखो, हर वो फ्रेम जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, मतलब जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी थी वो ना हो। तो इनर्शिया में दो प्रॉपर्टी थी, इनर्शियल में थी या तो v 0 है या v कांस्टेंट है। अब इसके बीच में क्या बचता है जो इन दोनों को फॉलो ना करे, कि v 0 भी ना हो और v कांस्टेंट भी ना हो। मतलब v कैसा होना चाहिए, v हो वेरिएबल नेचर का, जो बदले, समय के साथ जो बदलता रहे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, हर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनकी वेलोसिटी नॉन जीरो होती है, उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन जीरो और वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं, नॉन जीरो भी हो और लगातार बढ़ते बढ़ते जा रही, लगातार घटते घटते जा रही, ऐसी हो। कांस्टेंट हो गई तब तो फिर इनर्शियल हो गया। तो जैसे आप सोचें, आप इमेजिन करें, आप बस में बैठे हैं। अब बस में बैठे हो तो उसमें वेलोसिटी 0 है, बस रुकी हुई है, इट इज़ लाइक इनर्शियल फ्रेम। अचानक से बस चलना शुरू कर दे, एकदम से झटके से करें, तो क्या होता है, आप बैठे बैठे हो, एकदम से पीछे की तरफ धक्का पाते हो, खड़ा हुआ व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। क्यों, किसी ने धक्का दिया। ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई हाथ आया और आपको ढकेल दिया, कि आपने कोई हाथ अपने कंधे से लड़के आपको पीछे ढकेलते हुए देखा, नहीं देखा ना आपने, लेकिन आपने फिर भी वैसा ही महसूस किया जैसे कोई धक्का दे दे आपको। ओके, सो आप जब ट्रेन में बस बैठे हो, अचानक से बस चल पड़ती है, तो क्या होता है, आप एकदम से पीछे की तरफ एक बल महसूस करते हो। आप बाइक पे बैठे हो, बाइक रुकी, एकदम से किसी ने एक्सीलरेटर लेके चला दिया, तो आप पीछे बैठे हो, तो एकदम से आप एक ऐसा बल महसूस करते हो कि पीछे लुढ़क जाओ। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बस चल रही है कि स्पीड से, अचानक से कोई कुछ आ गया, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक मार दी, जैसे उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो सभी लोग एकदम से आगे वाली सीट की तरफ झुक गए, और जो खड़ा हुआ व्यक्ति था वो आगे जमीन पे आगे की तरफ गिर पड़ा। भाई किसी ने किसी को नहीं ढकेला, सबके सब एक साथ धक्का कैसे में, पूरे बस के अंदर एक साथ धक्का क्यों महसूस हुआ सबको, क्योंकि कोई ऐसा बल है जिसने सबके ऊपर एक साथ काम किया। अब ये कैसा बल है, ये वास्तविक बल नहीं है। वास्तविक बल तो वो होता जहां मैं हाथ से किसी चीज को ऐसे मतलब ये दिस इज द सोर्स ऑफ फोर्स एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ये आप देख रहे हो कि मेरे घूंसे से इसको पीछे लिया जा रहा है, बट अगर ये ऐसे एकदम से झटका खा जाए, चलते चलते एकदम से आगे गिर जाए या पीछे गिर जाए, देन इट मीन्स दैट कि कोई बल तो है जो कि ये प्रभाव दिखा रहा है गिराने वाला, इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी बल हमें दिख नहीं रहा है। तो ऐसे अदृश्य वाले बलों को फिक्शियस फोर्स कहते हैं। दृश्य नहीं है लेकिन हैं, सूडो फोर्स कहते हैं, ठीक है, छद्म बल कहे जाते हैं, आप कह सकते हो, छुपे हुए, गुप्त। तो ये ऐसा जहां जहां होता है, हर उस जगह को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। कहां कहां ऐसा होता है, जहां जहां वेलोसिटी नॉन जीरो हो। अब यहां से हम उस स्ट्रेट लाइन वाली मैसेज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु सीधे चलते चलते अचानक से मुड़ जाए, मान लो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, यहां भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है,
यहाँ भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। आप बताइए क्या इस दौरान उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ कि नहीं? सवाल क्या है, एक गाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ आई, फिर यहाँ आई, मोड़ पे भी उसने अपनी गति कम नहीं की और वो 30 किलोमीटर की स्पीड को बनाए हुए है, तो उसकी 30 किलोमीटर की ये वैल्यू तो फिक्स है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है। तो क्या वेलोसिटी, अभी हमने क्या कहा है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो तो क्या इस केस में आप इन नंबर को देख के बता सकते हो कि वेलोसिटी वेरी कर रही कि नहीं? अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा जो आपको मालूम होना चाहिए, होगा भी, कि वेलोसिटी जो होता है उसमें स्पीड और डायरेक्शन इन दोनों जानकारियों का समूह है। अगर ये जो वैल्यू दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीड दी गई है। अगर आपको वेलोसिटी समझनी है तो आपको डायरेक्शन भी देखना होगा। और हमारी ये थ्योरी वेलोसिटी के ऊपर काम करती है, ना कि स्पीड के ऊपर। वेलोसिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। तो आप देखें यहाँ पर जब आपकी गाड़ी यहाँ चल रही थी तो इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, ये वेलोसिटी थी, ये यहाँ वेलोसिटी है और फिर यहाँ वेलोसिटी है। तो अगर आप देखें तो इस जगह पर क्या हुआ, ये वेलोसिटी अगर हम इसी दिशा में बढ़ाएं तो ये वेलोसिटी ये है v इस डायरेक्शन में, और इस वेलोसिटी देखें जहां मोड़, मान लो मोड़ यहां से लेके यहां तक शुरू हुआ, तो जब मोड़ शुरू हुआ तब वेलोसिटी इस दिशा में थी। अब जब मोड़ खत्म हुआ तो इसी चीज को आप यहां रख दो, इसी के पैरेलल चीजें यहां ड्रॉ कर दो, जैसे ये इसका पैरेलल मैंने ड्रॉ किया। तो आप देखो ये v2 है, वेक्टर के हिसाब से एक डेल्टा v यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कि भले ही स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ रहा, लेकिन चूंकि दिशा लगातार चेंज हो रही थी, दिशा के बदलने के हिसाब से वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से अब ये मोड़ पर आपकी जो कार है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह से काम करेगी, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो परिभाषा है जिसके हिसाब से वेलोसिटी एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है, उसका यहाँ पर पालन हो रहा है। इसीलिए पिछली परिभाषा में मैंने हर तरफ इस बात का जोर दिया आपके लिए कि स्ट्रेट लाइन, अगर कोई कार है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब दिशा भी फिक्स है, स्पीड भी फिक्स है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कहीं मुड़ नहीं रही है, देन इट इज इनर्शियल। लेकिन द मोमेंट वो मुड़ेगी इट विल बी नॉन इनर्शियल। और एक चीज और आपने समझो, सबका अनुभव होगा, अगर आप किसी कार में बस में बैठे हो, बस अचानक से अगर एक टर्न लेती है, भले उसने अपनी स्पीड ना बढ़ाई ना घटाई, उसी स्पीड पे, तो आप जिस तरफ मोड़ ले रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में झुकने लगते हो। यानी अब जो बल है ना आपको आगे ढकेलता है ना आपको पीछे ढकेलता है, बल्कि वो आपको मोड़ के उल्टी दिशा में ढकेल रहा है। और ये बल भी काल्पनिक बल, मतलब फ्रिक्शियस फोर्स है, छद्म बल ही है, जो कि आपके ऊपर काम कर रहा है और आपकी पोजीशन को चेंज कर रहा है। आप नहीं देख रहे हो कोई हमको दबा रहा है खिड़की की तरफ की नहीं, बट आप महसूस करो, आप झुकते भी हो। सो दिस इज द फिक्शियस फोर्स। तो इस तरह से हमने कहा कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं उनमें एक्सेलरेशन हमेशा होता है, क्योंकि जब v वेरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, जिनमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता। क्यों नहीं कहता लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता? क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि जब तक कोई बाहर से बल ना लगाया जाए वस्तु की पोजीशन में चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई बाहर से बल नहीं दिख रहा है, तब भी हम या तो दाएं झुक जा रहे हैं या फिर आए लुढ़क जा रहे हैं या पीछे ढनक जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज अ फिक्शियस फोर्स। तो वो जो छद्म बल की उपस्थिति है एक्सेलरेशन की वजह से आती है, वो हमको न्यूटन के इनर्शिया के लॉ को पालन होने से रोकती है। इसीलिए ऐसे फ्रेम को हम, जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम होते हैं, उनको हम नॉन इनर्शियल कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, डायग्राम कई सारे बन गए हैं। लिख देते हैं। A non-inertial frame is one. A non-inertial frame is one that is accelerating. That is accelerating with respect to
accelerating with respect to an inertial frame of reference. A non-inertial frame is one that is accelerating with respect to an inertial frame of reference. In such frames, law of motion, law of inertia कह दो, law of inertia, in such frames law of inertia do not hold, मतलब वहाँ पर लागू नहीं होता है, होल्ड नहीं करता है, वहाँ कामयाब नहीं होता है. इन सच फ्रेम्स द लॉ ऑफ इनर्शिया, इन सच फ्रेम्स द लॉ ऑफ इनर्शिया डू नॉट होल्ड अनलेस, तब तक कि नहीं, अनलेस वी इंट्रोड्यूस सम fictitious oblique pseudo do, unless we introduce some fictitious or pseudo force. तो अगर मतलब इक्वेशन की बात है बता रहा हूँ, यानी कि अगर आप कहोगे इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं कर रहा है, तो आपको सिर्फ एक ये भी बल मानना पड़ेगा कि नहीं भाई यहाँ भी लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड कर रहा है, एक सूडो फोर्स है जो कि उसकी गति को परिवर्तित कर रहा है. जैसे मैंने कहा, आप बैठे थे और बैठे बैठे अचानक से बस चली, आप पीछे की तरफ लुढ़क गए, तो भाई कोई बल तो दिखा नहीं हमें जिसने हमको लुढ़का दिया. तो यहाँ तो लग रहा है करे न्यूटन के लॉ कहता है कि बिना कोई बल लगाए कोई वस्तु अपनी ओरिएंटेशन या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, मैं तो पीछे ढनक गया. तो मैं कहूँगा भाई ऐसा है कि जब बस चली अचानक से, तो यहाँ पर इस फ्रेम, यहाँ पर एक फिक्शियस फोर्स काम किया, और उस फिक्शियस फोर्स की वजह से, उस सूडो फोर्स की वजह से, उस छद्म बल की वजह से आपको ऐसा लगा. तो आपको ओके अच्छा, मतलब न्यूटन का लॉ काम कर रहा है. यहाँ वो डायरेक्ट फोर्स नहीं काम करके वो फिक्शियस फोर्स काम कर रहा है जो मेरी पोजीशन को चेंज कर रहा है. यानी कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर सीधे तौर पर अगर यहाँ पर न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया को कुछ पालन करता हुआ दिखे, तो आपको फिक्शियस फोर्स को मानना पड़ेगा. तो कहने का मतलब ये है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको एक फिक्शियस फोर्स के, एक सूडो फोर्स की उपस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा, और बिना उसके आपको यही लगेगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पर होल्ड नहीं कर रहा है. तो इस तरह से हम इसको डेफिनेशन देते हैं. तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि the non-inertial frame is always the non-inertial frame is always moving with non-uniform velocity. So it is in accelerating state, that is, for non-inertial frame A is non-zero. So these are also called accelerating frames. So these are also called accelerating frames. So इस प्रकार से हमने पाया कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं उनमें एक्सेलरेशन रहता है, उस एक्सेलरेशन की वजह से उनमें एक सूडो फोर्स की उपस्थिति मिलती है. अगर हम यहाँ पर करें जैसे कि अगर आप कहें कि एक कार है, एक मूविंग एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तो आप कह सकते हो एक कार है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, पर द मोमेंट वो टर्न लेती है, तो उस टर्न की वजह से पर्सन जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति होता है उसको एक सूडो फोर्स महसूस होता है, और वो सूडो फोर्स
जो टर्न की डायरेक्शन, अगर टर्न राइट हो रहा है तो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में वो प्रेस करता है, बेंड कर देता है। तो ये भी एक सूडो फोर्स का ही एक यहाँ पर प्रेजेंस है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल पर्याप्त होगा। आप लिख सकते हो अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ a car moving with constant speed and turning on a path is a non-inertial frame. In this situation, the person within car experience a pseudo force due to the presence of सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, जैसे कि जब जो कार में बेंड हो जाते हैं लोग, जब मुड़ती है तो वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ काम करता है? ऑन सर्कुलर पाथ। तो इस तरह से हमने पाया कि कार मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड एंड टर्निंग ऑन अ पाथ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, द पर्सन विद इन द कार एक्सपीरियंस अ सूडो फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन सर्कुलर पाथ। गोलाई की वजह से उस जगह पर जब वो वस्तु घूमती है तो वहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करना शुरू कर देता है, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही वहाँ पर एक दबाव, मतलब बेंडिंग होती है उल्टी दिशा में। तो इस तरह से हम लोगों ने प्यारों यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल कर ली। रिलेटिविटी तो पढ़ नहीं रहे हो आपकी, इसके आगे और भी करें, लेकिन हम अगले क्लास में एक मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे जो कि आपसे पूछी जाती है, और उस मैथमेटिक्स से आगे हम एक बहुत बढ़िया सी थ्योरी पढ़ेंगे कॉरियोलिस फोर्स की। तो कॉरियोलिस फोर्स को हम लोग वहाँ पर समझेंगे, और कॉरियोलिस फोर्स की सहायता से हम ये देखेंगे कि किस तरह से कॉरियोलिस फोर्स की थ्योरी से हमें समझा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलते हैं, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, पछुआ पवने क्या होती है, मानसून वगैरह कैसे होते हैं, वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें जो ज्योग्राफी से जुड़ी हुई लगती हैं, उनके पीछे भी फिजिक्स का सिद्धांत काम करता है और एक बल काम करता है। इसको कॉरियोलिस फोर्स कहा जाता है। जी कॉरियोलिस के नाम पर ये कॉरियोलिस फोर्स की नामकरण हुआ है। और समुद्र की धाराओं के बहने से लेकर के पृथ्वी पर जो बड़ी मात्रा में हवाएं चलती हैं, जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं, ह्यूमिडिटी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती हैं, हीट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करती हैं पूरी पृथ्वी पर, जिसकी वजह से साइक्लोन आते हैं, एंटी साइक्लोन आते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी पृथ्वी घूमने के दौरान उसके रोटेशन की वजह से, उसके रोटेटिंग फ्रेम के नेचर की वजह से जो कॉरियोलिस फोर्स डेवलप होता है उसकी वजह से होती हैं। तो वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जहाँ पर ये सब डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से ये दो टॉपिक पढ़ते ही कॉरियोलिस फोर्स, एक सूडो फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, एक डेरिवेशन वो करना है छोटा सा, फिर एक कॉरियोलिस फोर्स के बारे में लोग पढ़ेंगे। वो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर मैक्सिमम विल कंप्लीट दिस होल थिंग। तो ये जो 2 लेक्चर मैंने आपको बताए हैं ये आप देख रहे हो, मतलब ये इससे पहले वाला, और बाकी के 2 लेक्चर और देखोगे तो इन 4 लेक्चर्स में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस तरह से पीछे आपने ऑसिलेशन के जो 11-12 लेक्चर हैं वो, और जो ये 4 लेक्चर हैं, तो करीब 15-16 लेक्चर ऐसे हो गए। थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड करके पढ़ाया है, तो वो आपका कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे AKTU के क्वांटम के साथ में पढ़ा रहा हूँ मैं, एक क्वांटम मैकेनिक्स का भी वीडियो डाल रहा हूँ। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी क्वांटम मैकेनिक्स सेम ही है। तो इसका मतलब है आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं ऑसिलेशन के, और ये जो देख रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ वो जो AKTU के नाम से, क्वांटम के नाम से लेक्चर्स आ रहे हैं, उनको भी आप देखिए, क्योंकि वो AKTU का भी हिस्सा है और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस का हिस्सा है।
तो आपकी 2 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। एक तो यूनिट नंबर 1 जो कि ये है आपका ऑसिलेशन, और इसके साथ में जो हमारा ये वाला हिस्सा रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ये पूरा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आपका क्वांटम भी चल रहा है। तो आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 1 और मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 3 है, वो दोनों पूरी हो रही हैं। तो वहाँ भले थंबनेल पे मैंने दिखा रखा है AKTU, बट इट इज़ ऑल्सो फॉर्म फॉर द BEU। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, थंबनेल में देख लीजिएगा, टाइटल में देख लीजिएगा, मैंने BU का नाम वहाँ पर रखा है और उसको भी आप देख सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इतना रखते हैं आज के लिए। अगले लेक्चर्स में हम मिलेंगे आपके साथ और उन मैथमेटिकल डेरिवेशंस को भी पूरा करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय।